नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपना टॉपिक प्रकाश चल रहा था, उसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। चौथा पार्ट्स आज अपन स्टार्ट करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर बिंब रखने पर उनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनका आज अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो उत्तल दर्पण लेते हैं अपन। ये उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता के अंदर सबसे पहले ये मुख्य फोकस, ये ध्रुव है। बिंब कहाँ रखे? अनंत पे रखे। तो ये अनंत पे बिंब रखते हैं और ये प्रकाश किरण दर्पण पे आपतित होती है। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों का परावर्तन करता है। तो ये प्रकाश किरणें यूं परावर्तित हो जाएगी ऐसे। लेकिन ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये प्रतिबिंब पर इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएं। प्रतिबिंब यहां मुख्य फोकस पे बनता है। चूंकि प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। तो अपन यहां प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति, ये 3 बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब आभासी बना है, तो इसकी स्थिति कहाँ पे ले है? एफ पर, यानी मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा है? कोई साइज नहीं बन रहा है, बिंदु साइज बन रहा है। तो अपन कहेंगे बिंदु साइज बहुत छोटा बना है, ये बिंदु साइज। प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, तो अपन कहेंगे इसकी प्रकृति कैसी बनेगी? आभासी व सीधा। तो ये हमने बिंब कहाँ रखा? बिंब अनंत पे रखा। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। साइज, बिंदु साइज, प्रकृति आभासी व सीधा। अब अपन उत्तल दर्पण का उपयोग करके बिंब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख सकते हैं। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख दे, मान ले यहां रख दे। तो ये दर्पण पर आने वाली किरण है, इसका परावर्तन हो जाता है। लेकिन ये परावर्तित किरण अपने को मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरी किरण इस पे डालेंगे, ये वक्रता के अंदर पे आपतित होती है और वक्रता के अंदर पर जाने वाली है, हमें पता है कि उसी पथ पर वापस लौट आती है। लेकिन अपन देखेंगे तो यहां ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब इस स्थिति पे बना। इस स्थिति का पता करते अपन कहाँ है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं बिंब रखें तो उसका प्रतिबिंब P यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। साइज कैसा बनेगा? साइज
बिंब से छोटा बनता है, बिंब से छोटा, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधा। ठीक है, अब किरणारेख हमारे दर्पण से संबंधित उत्तल और अवतल दोनों के किरणारेख हमने बना के देख लिए। अब है उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में जो पार्श्व के दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए, अर्थात पीछे के दृश्यों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में अपन उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अपन कह सकते हैं वाहनों में पश्च दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे के दृश्य अर्थात साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आजकल जो नई एटीएम मशीन है, तो नई एटीएम मशीन में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि एटीएम मशीन का उपयोग करता अपने पीछे खड़े व्यक्ति को आसानी से देख सके, पहचान सके। इसलिए नई एटीएम मशीनों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमने इसका पहला उपयोग लिखा है, वाहनों में पश्च दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अपने को यहाँ यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे वाहन चालक अपने पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख सके और सुरक्षित वाहन चला सके। इसीलिए वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमने उत्तल दर्पण के उपयोग भी कर लिए। और उसके बाद में दर्पण से संबंधित एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में वहां से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र अपने को सीखते समय अपने को ये 3 परिभाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, बिंब दूरी, बहुत सरल है। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और फोकस दूरी। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। बिंब दूरी को अपन U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। कार्तेशियन परिपाटी के अनुसार दर्पण में जितनी भी दूरियां मापी जाती है वह ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को अपन मूल बिंदु भी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं।
और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहती है। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों के मध्य में एक संबंध के द्वारा दर्शाया जाता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। तीनों के बीच में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी को अपन क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र आपको याद हो गया होगा। इसके बाद में एक टॉपिक और है दर्पण से संबंधित, आवर्धन। आवर्धन या आवर्धनता। आवर्धनता क्या चीज है? आवर्धनता प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, ऊंचाई व बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को सममूल m से दर्शाया जाता है। सममूल m से, अर्थात दर्पण में बिंब से प्रतिबिंब का कितना आवर्धन होता है उसी को आवर्धनता कहते हैं। दर्पण में बिंब से प्रतिबिंब का कितना आवर्धन होता है उसे आवर्धनता कहते हैं। यदि हमारी बिंब ऊंचाई h हो, बिंब ऊंचाई h हो, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश हो, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश हो, तो आवर्धन कैसे ज्ञात करें? तो अपन कहेंगे प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश बट्टा बिंब ऊंचाई h, या अपन इसको लिख सकते हैं n बराबर h डैश बट्टा h। ये अपना आवर्धन का सूत्र है। यदि हमारे पास बिंब दूरी u हो तथा प्रतिबिंब दूरी v हो, तो आवर्धन क्या होगा? m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u। चूंकि बिंब और प्रतिबिंब ये मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे रखे जाते हैं, इसलिए यहां पर अपन माइनस के चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसलिए आवर्धन का सूत्र हो जाएगा अपना m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। तो हमने दर्पण से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, दर्पण सूत्र भी कर लिया है, आवर्धनता भी ज्ञात कर लिए। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा दिए टॉपिक अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। यदि ये क्लास अच्छी लगी है तो इनके नोट्स बाद में नीचे लिंक में डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।